गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था संसाधन में लोग, जिसमें हमने आपकी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे बेरोजगारी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेरोजगारी क्या है? लास्ट चैप्टर में हमने दो कहानी पढ़ी थी। एक शकल की माँ शीला, जो कि घरेलू कामकाज की थी और बच्चों की देखभाल करती थी और खेती के कार्य में ही अपने पति बूटा की मदद भी करती थी। पर शकल की बहन सीतू और भाई जीतू अपना समय घूमने फिरने और खेलने में जुटाते थे। क्या आप सीतू, शीला या जीतू को बेरोजगार नहीं कह सकते? क्योंकि बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती थी जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक रोजगार नहीं पा सकते। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी उस अवस्था को कहते हैं जिसमें व्यक्ति रोजगार तो पाना चाहता है, अर्थात वह काम तो करना चाहता है, पर उसके पास जो है इस तरीके के कार्य का क्या होता है, अभाव होता है, यानी कि कमी होती है। शीला की रुचि अपने घर से बाहर कार्य करने में नहीं थी। सीतू और जीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति के रूप में नहीं की जा सकती, और ना ही जीतू, सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। श्रम बल यानी कि जनसंख्या में वे लोग सम्मिलित किए जाते हैं जिनकी आयु 15 वर्ष से आपकी 59 वर्ष के मध्य हो, परंतु शकल की बहन और भाई इस आयु वर्ग में नहीं थे क्योंकि वह छोटे थे, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। पर शकल की माँ शीला परिवार के लिए ही कार्य करती है और वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए कार्य करने की इच्छुक नहीं है, अतः उसे भी बेरोजगार नहीं कह सकते क्योंकि वह बाहर जाके काम करना नहीं चाहती। तो फिर बेरोजगार कहते किसे हैं, बेरोजगारी होती क्या है? ठीक है, तो चलिए अब इसको जानते हैं। भारत में ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी है, किंतु इस तरीके की बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी होती है वो आपकी मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, और नगरीय क्षेत्रों में जो बेरोजगारी होती है उसको शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। अब आपकी मौसमी बेरोजगारी क्या होती है बच्चों? मौसमी बेरोजगारी में हमारे देश में कुछ व्यवसाय मौसमी हैं। ये वर्ष में कुछ ही महीने चलते हैं और इन व्यवसाय में लगे व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि जब व्यवसाय उनके मौसम का टाइम होता है तब तो वो बिजी होते हैं और जब वह काम नहीं हो रहा होता है तब वह बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस प्रकार मौसमी बेरोजगारी उन व्यवसायों में पाई जाती है जिनमें वर्ष भर कार्य नहीं होता है। अब ऐसे कुछ प्रमुख व्यवसाय कौन से होते हैं, जैसे कि बर्फ़ के कारखाने हैं, है ना। अब बर्फ़ के कारखाने तो गर्मियों में ही ज़्यादा काम आते हैं, है ना। कृषि कार्य है, चीनी की मिलें आदि हैं। ऐसी ही मौसमी बेरोजगारी इनको कहा जाता है। इसकी प्रकृति क्या होती है, अस्थायी होती है, और इसका मुख्य कारण व्यवसाय की मौसमी प्रकृति का होता है। अब दूसरा पॉइंट है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये क्या होती है? कई बार एक कार्य के लिए एक से ज़्यादा व्यक्ति कार्यरत होते हैं। मान लीजिए कोई एक काम है और उससे ज़्यादा व्यक्ति उस पे काम कर रहे हैं, जबकि उस कार्य विशेष के लिए लोगों की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे हम? प्रच्छन्न यानी कि अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि यदि कहीं खेती को करने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन 8 लोग लगे रहते हैं, तो यदि 3 अतिरिक्त लोगों को हटा दिया जाए तो खेती के उत्पादन में कमी नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जिन लोगों को हटा दिया जाएगा तो खेत में 5 लोगों की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग क्या हैं, प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार होते हैं। उसके बाद में है आपका शिक्षित बेरोजगारी। ये क्या होती है शिक्षित बेरोजगारी? शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है। यह एक गंभीर समस्या होती है क्योंकि ये जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज आप मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल, स्नातक और आपका MA, BA डिग्रीदार रोजगार भी पाने में असमर्थ हैं, यानी कि जो हाई स्कूल, इंटर और आपका 12th वगैरह, BA, MA सब किए हुए हैं, डिग्रियां हैं उनके पास, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। तो एक अध्ययन से पता चलता है कि मैट्रिक की तुलना में, मैट्रिक की तुलना कहते हैं, मैट्रिक यानी कि 10th पास आउट, ठीक है, उसकी तुलना में स्नातक और स्नातक की तुलना में अगर हम कहें स्नातकोत्तर यानी कि MA, MSc, MCOM युवकों में बेरोजगारी अत्यधिक गंभीर रूप लेती जा रही है। तो एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो इस और आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका क्या, कि सबसे पहले इस बेरोजगारी के बढ़ने का काम क्या है कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, परंतु रोजगार के अवसर उतनी तीव्रता से नहीं बढ़ पा रहे हैं, अतः नौकरी कम है और पाने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक है।
दूसरा, एक और तकनीकी तौर पर योग्य व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी की कमी है, दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी यानी कि कौशल की कमी है। थर्ड, शहरी बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण क्या होता है? रोजगार केंद्रित शिक्षा का अभाव। हमारी शिक्षा क्या है? व्यवसाय उन्मुख और व्यवहारिक ना होकर केवल पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित होती है। फिर आपका क्या है? बेरोजगारी के कुछ दोष हैं। कौन कौन से दोष हैं, चलिए जानते हैं। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन व्यर्थ सिद्ध होते जा रहे हैं। बेरोजगारी से युवकों में निराशा की भावना पैदा हो रही है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है। शिक्षित लोगों में जो काम करने की इच्छा भी रखते हैं, सार्थक रोजगार उनको नहीं मिल रहा है, वे उसमें असमर्थ हैं और एक बड़ा सामाजिक अव्यय दिखाई दे रहा है। तो बेरोजगारी से किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी क्या पड़ रहा है? बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। जब किसी परिवार को अपने जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य में क्या आती है? स्तर में गिरावट आ जाती है। स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि हो रही है आपके। तो यहाँ पर जो बताया है, बेरोजगारी में वृद्धि मंदी गृहस्थ अर्थव्यवस्था का भी एक सूचक है। ये संसाधनों की बर्बादी भी करती है जिन्हें उपयुक्त आपके ढंग से नियोजित किया जा सकता है। यदि लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। अब सांख्यिकीय रूप से अगर भारत में बेरोजगारी की दर कैसी है? निम्न है। बड़ी जनसंख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों की जाती है। वे पूरे वर्ष कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और उनकी आय के हिसाब से उनके लिए पर्याप्त नहीं होती है। वे कार्य तो कर रहे हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वे कार्य उन पर कैसे गए हैं? थोपे गए हुए हैं। इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य कार्य करना पसंद नहीं करते। यद्यपि गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी कार्य को करना चाहते हैं, चाहे इस कार्य से कितनी भी आय हो। अपनी छोटी सी आय से किसी तरह वे जीवन निर्वाह करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता होती है। सभी लोग की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी संपूर्ण परिवार खेतों में कार्य करते हैं। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी रहती है क्योंकि एक से ज़्यादा लोग उसी काम को करते हैं। लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें संपूर्ण परिवार की क्या होती है? हिस्सेदारी होती है। खेत के कार्य में साझेदारी, उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है। लेकिन इसमें परिवार की गरीबी कम नहीं होती और ग्रामीण बेरोजगारी के कारण प्रत्येक परिवार से अतिरिक्त श्रमिक रोजगार की तलाश में क्या करते हैं? गांवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। इस प्रकार किसी अर्थव्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव इस पर पड़ता है। अब हम कहें तो एक गांव की यहाँ पर कहानी दी है, वो क्या है? चलिए, मेरे गांव के आसपास कुछ आर्थिक रूप से पिछड़े गांव हैं। उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि था। एक परिवार ने अपने बेटों में से एक बेटे को एक कृषि महाविद्यालय भेजने का फैसला लिया और लड़के को पास के कृषि कॉलेज में प्रवेश मिला। कुछ समय बाद वह कृषि अभियांत्रिकी में योग्य हो गया और गांव में वापस आ गया। उसने नई तकनीकी के माध्यम से कृषि करना शुरू किया जिससे गेहूं की पैदावार में भी वृद्धि हुई। उसकी सफलता से प्रेरित होकर सभी गांव वालों ने एक बैठक की और सभी परिवार अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनाना चाहते थे। उन्होंने गांव में एक स्कूल खोलने के लिए पंचायत से अनुरोध किया। सरकार की मदद से पंचायत ने एक स्कूल खोला, शिक्षकों की भर्ती की, कुछ लड़कियों ने सिलाई में प्रशिक्षण लिया और गाँव के सभी परिवारों के कपड़े सिलना शुरू किया। कुछ छात्र छात्रा शिक्षा प्राप्त शिक्षक शिक्षिका बन गए। कुछ छात्र छात्रा मेडिकल कॉलेज में नामांकन के लिए चुने गए। पढ़ाई पूरी होने के बाद वे नज़दीकी गांव में बीमार लोगों का इलाज करने लगे। इस प्रकार कुछ समय में ये गांव, जिसकी शुरुआत औपचारिक रूप से कुछ नहीं थी, एक कृषि, इंजीनियर, दर्जी, शिक्षक, डॉक्टर एवं अन्य रोजगारों के अवसर से सृजित हो गया। तो चलिए, आज के लिए बच्चों इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से याद कर लेंगे और ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आपको लर्न करना है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको लर्न करना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।